तो आज की चर्चा में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां शासन करना बड़े से बड़े एम्पायर्स और राष्ट्रों के लिए एक जटिल कार्य रहा है। हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और ये देश है अफगानिस्तान। इतिहास में कई बड़े एम्पायर्स और महान शक्तियों ने अफगानिस्तान की भूमि पर शासन करने का प्रयास किया, लेकिन एक स्थिर और स्थायी शासन बनाए रखने में विफल रहे। हालांकि कभी कभी इन्वेडर्स को कुछ शुरुआती लड़ाइयों में थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन आखिर में हर बार उन्हें अफगानिस्तान को छोड़कर भागना ही पड़ा। 19th और 20th सेंचुरी के दौरान फॉरेन इन्वेजन्स का विरोध करने में अपनी सफलता के लिए अफगानिस्तान प्रसिद्ध रहा है। इतिहास के जानकारों के द्वारा इस क्षेत्र को साम्राज्यों का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स की उपाधि दी गई है। आखिर क्यों ब्रिटेन, सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने की कोशिश में नाकाम रहे? इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान के इतिहास और भूगोल में मिलता है। इस साउथ एशियन कंट्री की सीमाएं युद्ध, कूटनीति और विदेशी घुसपैठ की एक कहानी कहती है। आइए इस देश की कहानी का विस्तार से विश्लेषण करें, जिसने इसे ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स का उपनाम दिया। हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन इन अफगानिस्तान बिफोर 19th सेंचुरी। दोस्तों, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पहले प्राचीन भारत के गांधार का हिस्सा थे, जो कि अब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। संभवतः सदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान का अधिकांश भाग पहले से ही आज के पश्तून द्वारा बसाया हुआ था। उनकी पश्तो भाषा एक प्राचीन पूर्वी ईरानी भाषा है, जो कि ज़ोरोएस्ट्रियन स्क्रिप्चर्स की ओरिजिनल भाषा अवेस्तन से संबंधित है। हमें पहली बार 500 BCE के आसपास अफगानिस्तान के इतिहास की एक स्पष्ट झलक मिलती है। इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार तब ये क्षेत्र एकीमेनिड पर्शियन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था। एकीमेनिड एम्पायर के फाउंडर साइरस द ग्रेट ने इंडस वैली के वेस्टर्न रीजन्स पर कब्जा कर यहां अपना साम्राज्य बनाया था। ये क्षेत्र कई प्रोविंसेस में विभाजित था, जिसमें आज का काबुल, जलालाबाद और पेशावर शामिल थे। साइरस की मृत्यु के बाद इस एम्पायर के तीसरे किंग डेरियस I ने यहां अपने राजवंश की स्थापना की और साम्राज्य को और विस्तार दिया। धीरे धीरे इस साम्राज्य की पकड़ कम होने लगी और लगभग 330 BC के आसपास अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आज के अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। उन्होंने बैटल ऑफ गाउगमेला में अकीमेनिड किंग डेरियस III को हराकर इस क्षेत्र को हासिल कर लिया था, और इसके साथ ही अफगान भूमि पर पर्शियंस के राज की समाप्ति और ग्रीक्स इन्वेजन का आरंभ हुआ। अफगान की भूमि ने अलेक्जेंडर को काफी चुनौतीपूर्ण लड़ाई प्रदान की। उनकी आर्मी को वहां के एक प्रोविंस बैक्ट्रिया के ट्राइबल एरिया में बहुत भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि तब अलेक्जेंडर ने कहा था कि अफगानिस्तान में आगे बढ़ना आसान है, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल। अलेक्जेंडर सभी प्रोविंसेस को पॉलिटिकली जोड़कर रख पाने में विफल रहा और 323 BC में उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया। अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस ने ईस्टर्न पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां सेल्यूसिड डायनेस्टी की स्थापना की। इसके अलावा विभिन्न जनजातियों द्वारा इस क्षेत्र को मिनी स्टेट्स में विभाजित कर दिया गया और उन्होंने वहां अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें ग्रीको बैक्ट्रियन, इंडो पार्थियंस, साकाज यानी कि सीथियंस, कुशान्स, व्हाइट हान्स इत्यादि शामिल थे। इस समय तक अफगानिस्तान ने शासन करने के लिए एक कठिन क्षेत्र की प्रतिष्ठा तो हासिल कर ली थी। जब 8th सेंचुरी में अरब्स इस क्षेत्र में पहुंचे, तब ये छोटी छोटी ही सही लेकिन मजबूत रियासतों में बंट चुका था। कांदाहार के जुनबिल्स को जीतने के प्रयास में अरब्स पूरी तरह से विफल रहे और ये उनके कॉन्क्वेस्ट के बाद का पहला बड़ा झटका था। 11th सेंचुरी में गजनी के महमूद को अफगानिस्तान के विजेताओं में सबसे महान माना जाता है, जिसने ईरान से भारत तक गजनवीद साम्राज्य बनाया था। एक मिलिट्री कमांडर के रूप में महमूद की क्षमताओं के बावजूद वो अपने साम्राज्य को मजबूत करने में विफल रहा। गौरियों ने 1150 में गजनी पर कब्जा कर लिया और मुइज़ अल-दीन, जिसे गौरी के मोहम्मद के रूप में जाना जाता था, उसने 1180s के आसपास अंतिम गजनवीद गढ़ पर कब्जा कर लिया। 13th सेंचुरी तक आते आते इस क्षेत्र पर जेंगिस खान ने कब्जा कर लिया। जब जेंगिस खान ने विशाल मंगोल एम्पायर बनाने के लिए इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो उन्हें बामिया वैली में भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
1221 के आसपास उसकी आर्मी ने इस इलाके को घेर लिया। 14th सेंचुरी के अंत तक आते आते अफगानिस्तान क्षेत्र एक नॉर्दर्न हिस्से को तैमूर द्वारा जीत लिया गया था। तैमूर एक टर्क मंगोल ट्राइब से संबंधित था। 16th सेंचुरी की शुरुआत में 1506 के आसपास तैमूर साम्राज्य भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। इसके बाद मुगल शासक बाबर ने भारत को जीतने से पहले 2 दशक तक काबुल में खुद का राज्य बनाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि मुगल शासन भी यहां हमेशा अनिश्चित ही रहा, क्योंकि उन्हें लगातार आदिवासी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। 1649 से 1653 में हुआ मुगल सफाविद वॉर अफगानिस्तान क्षेत्र में मुगल्स और सफाविद साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। 1700 के दशक तक ये क्षेत्र एक देश के रूप में एकजुट नहीं हो पाया। अधिकांश हिंदू कुश क्षेत्र 1738 तक बहुत हल्के तौर पर मुगल कंट्रोल में था, जब नादिर शाह द्वारा इसे जीत लिया गया। इसके लगभग 1 दशक बाद अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान विरासत में प्राप्त हुआ और उसने नादिर शाह की मृत्यु के बाद 1747 में यहां दुर्रानी एम्पायर और मॉडर्न अफगानिस्तान की स्थापना की। दोस्तों, अभी तक की चर्चा में हमने मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स देखे हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान को जीतना मुश्किल रहा है। आइए समझते हैं इन फैक्टर्स को। फैक्टर्स लीडिंग टू टफ कॉन्क्वेस्ट्स। इसमें सबसे पहला फैक्टर यह है कि अफगानिस्तान ईरान, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में लैंड रूट पर लोकेटेड है, इसलिए इस पर कई बार आक्रमण किया गया। साथ ही कई ट्राइब्स द्वारा यहां साम्राज्य बसाया गया जो कि आसपास में और बाहरी इन्वेडर्स दोनों के लिए विरोधी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, रिपीटेड इन्वेजन और इस एरिया में ट्राइबलिज्म की स्ट्रांग पकड़ होने से यहां अराजकता यानी एनार्की की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां लगभग हर गांव या घर एक किले या कलात के रूप में बनाया गया था। और तीसरा, अफगानिस्तान का फिजिकल टेरेन यहां विजय प्राप्त करने और शासन करने को कठिन बना देता है। अफगानिस्तान में दुनिया के कुछ ऊंचे और कटीले पहाड़ का प्रभुत्व है। इनमें हिंदू कुश शामिल है, जो इस देश के मध्य और दक्षिण के साथ साथ पूर्व में पामीर की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। पामीर नॉट, जहां हिंदू कुश, पामीर, त्यानशान, कुनलुन और हिमालयाज सभी मिलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के बदाख्शान में स्थित है। फॉरेन इन्वेडर्स ने अब तक ये जान लिया था कि अफगानिस्तान में टेम्पररी विक्ट्री पाना तो आसान है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिकना लगभग असंभव है। यहां पर मौजूद स्ट्रॉन्ग गोरिल्लाज, ट्राइब्स और बड़े बड़े महल विदेशी शक्तियों को झुकाने में अधिक सक्षम थे। 19th सेंचुरी के अधिकांश समय और 20th सेंचुरी की शुरुआत में अफगानिस्तान के क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टकराव था। ब्रिटेन को डर था कि रशिया का सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन का मेन एम भारत पर कब्जा करने का है, जबकि रशिया को डर था कि ब्रिटिश सेंट्रल एशिया में अपना विस्तार न कर ले। नतीजतन 2 मेजर यूरोपियन पावर्स के बीच अविश्वास और युद्ध का गहरा माहौल बन चुका था। रशिया से अपने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की रक्षा करना तब ब्रिटेन की प्रायोरिटी बन गई थी, और इसी वजह से ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिससे वो इसे इंडियन एम्पायर के लिए एक बफर के रूप में यूज कर सके। इस पूरी स्थिति को द ग्रेट गेम कहा जाता है। आइए विस्तार से देखते हैं इस द ग्रेट गेम की कहानी। हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन इन अफगानिस्तान आफ्टर 19th सेंचुरी एंड द ग्रेट गेम। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने, जो उस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, अपनी पूरी ताकत से अफगान की भूमि को जीतने की कोशिश की। ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया। पहले एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। ब्रिटेन को लगा कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रशिया काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन 4 साल के अंदर सिर्फ कुछ साधारण हथियारों के साथ अफगान ट्राइब्स द्वारा अंग्रेजों को निष्कासित कर दिया गया। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस युद्ध ने ब्रिटिश एक्सपेंशन को कमजोर बना दिया और इस विश्वास को भी कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। इसके 4 दशक बाद ब्रिटिश ने दूसरा आक्रमण किया और 1878 से 1880 तक सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। इस बार कुछ सफलता तो मिली थी, लेकिन लंबे समय तक पकड़ बनाए रखने में ब्रिटेन फिर विफल रहा। साल 1919 में फिर से तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध छिड़ गया।
ये वो समय था जब रशिया में चल रहे बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने रशिया के खतरे को कम कर दिया था। इसके साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन के मिलिट्री खर्चों को बेतहाशा बढ़ा दिया था। ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश एम्पायर की अफगानिस्तान के प्रति रुचि कम होती गई। इसी वजह से 4 महीनों तक चले थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इस युद्ध के खत्म होने के बाद अफगानिस्तान अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित कर पाया और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को सही करते हुए ब्रिटिश इंडिया के साथ बॉर्डर लाइन बनाने के लिए तैयार हुआ। इस बॉर्डर लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये रेखा आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनती है। दोस्तों, इन्वेजन की सीरीज यहां भी खत्म नहीं हुई। इसके बाद साल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। सोवियत यूनियन ने हमला तो कर दिया था, लेकिन उन्हें यह समझने में 10 साल लग गए कि वो जीत नहीं पाएंगे। क्या कारण था इस आक्रमण का? दरअसल 1920 के दौरान अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में सुधारवादी प्रयासों का सिलसिला चल रहा था। इन सुधारों में महिलाओं के बुर्का पहनने की प्रथा को खत्म करना भी शामिल था। इन प्रयासों ने कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन और कंजर्वेटिव इस्लामिक लीडर्स को नाराज कर दिया और इसी वजह से वहां गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन मिलिट्री से सपोर्ट की गुहार लगाई और उसके बाद सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया ताकि कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाए रखा जा सके। इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में लंबे समय तक हालात गंभीर रहे। कई मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशंस और छोटे माओइस्ट ग्रुप्स ने सोवियत यूनियन का विरोध करते हुए उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी लैंड और एयर रूट से हमले किए, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। मुजाहिदीन को मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों से समर्थन मिल रहा था। दरअसल ये संघर्ष एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, जिसमें मेजर पावर्स वॉर में खुद शामिल न होकर फंडिंग और वेपन्स के थ्रू अपना समर्थन दे रहे थे। इस संघर्ष के दौरान लाखों अफगान लोग मारे गए। कई लोग तो रेफ्यूजीज के रूप में देश छोड़कर भाग गए। बड़े पैमाने पर खून खराबे के बाद सोवियत यूनियन की आर्मी कुछ बड़े टाउन और सिटीज पर अपना कंट्रोल जमाने में सफल हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुजाहिदीन का दबदबा बना रहा। असल में सोवियत यूनियन ने शुरुआत में अफगानिस्तान के टाउन्स और सिटीज को सुरक्षित करने और नए नेता के तहत सरकार को स्थिर करने के बाद 6 महीने से 1 साल के भीतर वापस चले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें गुरिल्लास के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कठोर ठंडे अफगान इलाके में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते सोवियत यूनियन 9 साल तक चले इस खूनी युद्ध में फंसा रहा। देर से ही सही, लेकिन सोवियत यूनियन को एहसास हुआ कि युद्ध के कारण उनकी इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और अब वो युद्ध जारी नहीं रख सकते। 1988 में उन्होंने अपनी मिलिट्री को वापस बुलाने का फैसला किया। ये एक बेहद खर्चीला और शर्मनाक युद्ध था, जिसमें सोवियत यूनियन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अफगान गुरिल्ला फाइटर्स से जीत नहीं पाया। लगभग 1 दशक तक चला ये सोवियत अफगान युद्ध अफगानिस्तान में गंभीर विनाश का कारण बना। इसके साथ ही स्कॉलर्स का मानना है कि यही युद्ध सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन का भी एक कारण रहा। ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच एक बात कॉमन थी। दोनों ही एम्पायर्स ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो अपनी ताकत के चरम पर थे, लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों ही साम्राज्य बिखरने लगे। सोवियत मिलिट्री की वापसी के बाद मिड 1990s में अफगानिस्तान में तालिबान नामक एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप उभरने लगा। तालिबान की मंशा इसकी स्थापना के समय से ही एक समान रही है। यह हमेशा अफगानिस्तान पर निर्विरोध और निर्विवाद अधिकार स्थापित करना चाहता था। तालिबान ने तेजी से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू किया, स्पेशली साउथ वेस्टर्न रीजन्स में। सितंबर 1995 में तालिबान ने अफगानिस्तान के शहर हेरात पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 1 साल बाद प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी के शासन को हटाकर राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया गया। 1998 तक अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से पर तालिबानियों का कंट्रोल था। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के असफल प्रयासों के बाद 2001 में यहां अमेरिका ने एंट्री की। इसकी वजह थी अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना
और 9/11 हमले के जिम्मेदार अल-कायदा को खत्म करना। दरअसल अमेरिका को यह खबर मिली थी कि 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में ही छुपा हुआ है और इसे ही खत्म करने के लिए 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के अंतर्गत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण शुरू किया। अमेरिका तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में सफल भी रहा, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिनों के लिए ऐसी नहीं रही। तालिबान नेतृत्व पूरे अफगानिस्तान में मुख्य रूप से साउथ ईस्ट में छिपकर काम कर रहा था और इसके साथ ही तालिबान ने यूनाइटेड स्टेट्स, उसके एलाइज और मिलिट्री के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ भी गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए। 2006 में यूएस फोर्सेस ने इस देश की सिक्योरिटी नेटो डिप्लॉयड फोर्सेस को सौंप दी और फिर शुरू हुआ लड़ाई का एक लंबा सिलसिला। ये युद्ध तब से लेकर 2021 तक चलता रहा। इस बीच 2 मई 2011 को 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन यूएस फोर्सेस द्वारा मारा जाता है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई। लंबे संघर्ष के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के कंट्रोल से पूरी तरह मुक्त नहीं करा पाया, बल्कि इसके उल्टा तालिबान का डोमिनेंस एक बार फिर बढ़ने लगा और यूएस ने भी हार मान ली। अब वो इस लड़ाई में और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता था और शुरुआती हमले के 20 साल बाद 2021 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला ले ही लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वेस्टर्न फोर्सेस की वापसी हुई और काबुल पर तालिबान का तेजी से कब्जा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर इस विनाशकारी विफलता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के नाम से अफगानिस्तान की ख्याति को याद करते हुए बाइडेन ने तब कहा था, चाहे जितना भी मिलिट्री फोर्सेस लगा लें, एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना संभव नहीं है। कंक्लूजन। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अफगानिस्तान की भूमि पर हुए निरंतर आक्रमण, युद्ध, सत्ता की उलटपुलट और सालों का संघर्ष इस कहावत को सत्य साबित करता नजर आता है। आने वाले समय में यदि तालिबान से निपटना असंभव हो जाता है तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई और स्टेट पावर विश्व भर में साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहे जाने वाले अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का जोखिम उठाएगा या नहीं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।